इंडियन काउंसिल एक्ट में बात की गई, जिसकी वो था कि विधिक परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को चुनने का अधिकार बंगाल की कार्यकारिणी को दे दिया गया। यानी ये समय था अपनी शक्तियों के डेलीगेशन का, प्रतिनिधियों को जो चुनने का अधिकार था वो गवर्नर जनरल ने स्वयं के पास ना रखकर बंगाल की जो प्रांतीय प्रेसिडेंसी की जो कार्यकारिणी थी उसके अधिकारियों को उन्होंने ये अधिकार दे दिया। इसके साथ ही प्रांतीय परिषदों में इन सदस्यों का चुनाव यूनिवर्सिटी, जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं आदि संस्थाओं के प्रतिनिधियों में से किया जाने लगा। यानी जो प्रांत थे, प्रेसिडेंसी के अलावा जितने भी प्रांत थे, भारत बहुत बड़ा क्षेत्र था और बहुत सारे प्रांत इस समय बन गए थे, जैसे सेंट्रल प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस और देशी रियासतें थी। इन सदस्यों का चुनाव, वहाँ की जो शिक्षा का विकास हो रहा था, विश्वविद्यालयों का निर्माण हो रहा था, नगर पालिका जैसी संस्थाएं थी, इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों में से कुछ सदस्य चुनकर प्रांत की जो परिषदें थी वो अपना शासन चलाती थी। तो धीरे धीरे सरकारी अधिकारियों के अलावा जनता के बात को रखने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में धीरे धीरे थोड़ी वृद्धि होने लग गई। इसके साथ ही इस अधिनियम में एक और बात कही गई कि वार्षिक बजट के बारे में विचार विमर्श करने का अधिकार परिषद को दिया गया। यानी प्रांतों में जो वार्षिक बजट पारित किया जाता था वो कैसे पारित होगा, उसके क्या क्या मद होंगे, इस बारे में पूरा विचार विमर्श परिषदों में किया जाता था। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया था, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने या गवर्नर और गवर्नर जनरल के द्वारा किए गए किसी भी कार्य की आलोचना का कोई भी अधिकार इस परिषद को नहीं था। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि दिखने में ऐसा दिखाई देता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, परिषदों में संख्या में वृद्धि हो रही है, शासन सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों के हाथ में आ रहा है, धीरे धीरे नगर निगम, यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थाओं में से भी प्रतिनिधि लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी तक अनुत्तरित थी और जिसको कि विपिन चंद्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में ये लिखा है कि व्यवस्थापिका के कार्यों का मखौल उड़ाया जा रहा था। ऐसा कहा है कि सिर्फ दिखाने के लिए ये सब अधिनियम पारित हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज बहुत ही न्यायप्रिय तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन असल में जितना कुछ दिख रहा था वैसा कुछ हो नहीं रहा था। जो परिषद के सदस्य थे वो अधिकार विहीन थे, उनको कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछने का या गवर्नर जनरल के किसी भी चीज को क्वेश्चन करने का कोई अधिकार नहीं था, आलोचना करने का अधिकार नहीं था। यदि वो बहुमत की अपनी राय प्रकट करते हैं तो उसको भी गवर्नर जनरल अपनी वीटो अधिकार यानी विशेषाधिकार के द्वारा खत्म कर सकता था। इसके अतिरिक्त जितने सदस्य यूनिवर्सिटी, जिला बोर्ड और नगर पालिकाओं में से चुने जाते थे वे सब भी मूलतः अंग्रेज अधिकारी होते थे। भारतीयों को अपने ही देश में शासन करने का अभी तक कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ था, उनको जोड़ा नहीं जा पा रहा था इन परिषदों से। हालांकि कोशिश की गई थी लेकिन वो बहुत ही अपर्याप्त थी। तो इन कारणों से ये जो संस्थाएं थी ये बहुत ही प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रही थी। यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये सर बदरुद्दीन तैयब जी हैं जो कांग्रेस के आरंभिक नेताओं में से एक है। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरूजी, ये सभी जो नेता थे, जो तत्कालीन हमारी राजनीति के महत्वपूर्ण नेता थे, इन्होंने उस समय की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये अंग्रेज जाति के प्रति काफी निष्ठावान थे। हालांकि इनको ये पता था कि जो कार्य हो रहे हैं उनमें कितना भारत का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। दादा भाई नेहरूजी ने तो अपने बहुत ही प्रमुख पुस्तक में ये एक वो मनी ड्रेन का सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जिसमें ये बताया गया था कि धीरे धीरे भारत में जितना भी धन हमारे पास है वो धीरे धीरे इंग्लैंड जा रहा है। उसके जो थ्योरी थी इसको धन निष्कासन के सिद्धांत कहते हैं। उसके पीछे कारण ये था कि वो ये मानते थे कि अब तक जितने भी शासक वर्ग भारत पर आए
उन लोगों ने भारत पर शासन अवश्य किया, लेकिन वो एक लोक कल्याणकारी शासन था। जैसे यदि शक आए, हूण आए, बाद में मुगल आए या मुस्लिम अधिकारी आए, शासक आए, उन लोगों ने भारत में ही रहकर भारत का शासन किया। जो भी धन संपत्ति की वो यहीं रही, वो यहाँ से बाहर नहीं गई। यदि उन्होंने ताजमहल बनवाया तो वो भी भारत की सरजमीन पर ही बनाया। तो जो आर्टिस्ट थे, बनाने वाले जो कलाकार थे, जो भी लाभ हुआ वो उन्हीं के बीच में रहा। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो वेतन अंग्रेज अधिकारियों को दिया जा रहा है भारत का प्रशासन करने के लिए, वो सीधा सीधा यहाँ से बाहर जा रहा है और अंग्रेज अधिकारी उनको अपने परिवारों के पास इंग्लैंड में भेज रहे हैं। यानी भारतीयों का मेहनत से कमाया हुआ धन वेतन के रूप में, ब्याज के रूप में, उधार के रूप में धीरे धीरे भारत से ही बाहर जाया जा रहा है और इसको रोकने का कोई भी उपाय नहीं किया जा रहा, बल्कि दिन प्रतिदिन इसमें वृद्धि की जा रही है। ऐसे विचार दादा भाई नेहरू ने रखे थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो उस समय के बहुत ही प्रमुख नेता थे और इनको भारत में गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और जो भारत में की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। फिरोज शाह मेहता, बहुत ही प्रमुख नेता, जिन्होंने भारत के कांग्रेस का नेतृत्व भी कई बार किया। इसके साथ ही 1909 के भारत का ये चित्र है। इसमें बताया गया है कि भारत का विस्तार किस तरह से हो गया था। अब हम अपने संवैधानिक विकास के अंतिम चरण की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूंगी कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने 1909 में एक नए अधिनियम को पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है, किस किस प्रकार से अंग्रेजों का अधिकार लगभग पूरे भारत पर, पूरे नॉर्थ फ्रंटियर पर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग सहित पूरे फ्रंटियर रीजन पर अंग्रेजों का प्रभाव इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय राजनीति के इतिहास में कांग्रेस का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1885 में कांग्रेस का निर्माण हो चुका था। नरम दल के जो प्रमुख नेता थे, उनकी सहायता से कांग्रेस का प्रशासन चलाया जा रहा था। कांग्रेस ने धीरे धीरे अपनी मांगे रखनी आरंभ कर दी थी। अंग्रेजों की न्यायप्रियता और अंग्रेजों की जातिगत सर्वश्रेष्ठता में उनका काफी विश्वास था। इन्होंने मांग पत्रों, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, प्रेयर और पिटीशन के माध्यम से अपनी मांगे अंग्रेजों के सामने रखनी आरंभ कर दी थी। इन नेताओं में दादा भाई नेहरू जी, सर फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, जैसे मैंने आपको बताया था बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब नेता जो थे उस काल के प्रमुख नरम दल के नेता थे, जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते हुए अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखते थे और ये चाहते थे कि अंग्रेजों के नेतृत्व में भारतीयों को अधिक से अधिक अधिकार मिले और हम लोग अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके और प्रशासन में हमारी भूमिका और बढ़ सके। लेकिन इस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस भ्रम को, जो न्यायप्रियता का भ्रम अंग्रेजों के बारे में बनाया हुआ था, उसको तोड़ने में काफी सहायता मिली। उनमें से एक सबसे प्रमुख घटना जो थी वो ये थी कि बंगाल को विभाजित कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन, जो भी अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण जाने जाते हैं, लॉर्ड कर्जन के काल की ये प्रमुख घटना थी और लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था और इस विभाजन का घोर विरोध भारतीयों ने किया और बहुत सारे स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे, राजनीतिक दंगे आरंभ हो गए थे और अंग्रेजों के लिए इस असंतोष की आग को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसी समय भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर कुछ और परिवर्तन भी हो रहे थे। जिन नरम दल के नेताओं की बात मैंने आपको बताई थी, जो प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, जो प्रेयर के या पिटीशन के माध्यम से अपनी बात कहने में विश्वास रखते थे, उनकी इस स्ट्रेटेजी पे, उनकी इस नीति से भारतीय उकता चुके थे और एक गरम दल के नेताओं का उदय हुआ था, जिनको हम गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। इन नेताओं